एक 21 साल यानी कि 21 ईयर्स का यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, उस पर फर्स्ट डिग्री मर्डर के चार्जेस लगे हैं। फर्स्ट डिग्री मर्डर वो होता है जो आपने जानबूझकर और प्लानिंग के साथ किया है और इसमें आपको उम्र कैद होती है। तो ये चार्जेस उस पर लगे हैं, सारे प्रूफ्स उसके खिलाफ हैं। सबसे बढ़कर बात यह है कि वो कोई एलिबाई मतलब कोई ऐसा सबूत या ऐसी गवाही नहीं दिलवा पा रहा है जो ये बता पाए कि जिस वक्त वो मर्डर या मौत हुई थी उस वक्त वो वहां पर नहीं था, वहां से कहीं और था। उसके फादर फाइनेंशियली बड़े वीक है, बहुत ज़्यादा पैसा उनके पास नहीं है, तो कोई एक्सपेंसिव लॉयर या अच्छा लॉयर वो नहीं कर सकते हैं। जो लड़का मरा है जिसके मौत का इल्ज़ाम इस पर है, इसका क्लासमेट ही था यूनिवर्सिटी में, जिसका नाम जैकरी था, तकरीबन इसी की उम्र का था। उसके फादर और वो खुद भी बहुत ही पॉलिटिकली कनेक्टेड और इन्फ्लुएंशियल, दरअसल उसके फादर तो सिटिंग एमपी भी है। तो इसीलिए कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया, सबके सब एरोन के अगेंस्ट है। उससे बढ़कर बात यह है कि एरोन को डिसएसोसिएटिव अमनेशिया है, मतलब कि वो पुरानी बातों को ठीक से दोहरा नहीं सकता है, उसको याद करके बता नहीं सकता है। तो एक वजह यह भी है कि उसकी गवाही को ठीक नहीं माना जाएगा। अपने आप को अब वो किसी तरह से आर्ग्यू करके बचा नहीं सकता है। और एक हफ्ता पहले ही, मतलब उस मौत के एक हफ्ता पहले ही, जिस लड़के की मौत हुई है, मतलब जैकरी की मौत हुई है, उससे उसका झगड़ा हुआ था, पब्लिकली हुआ था। जैकरी ने उसको कुछ तमाचे और कुछ घूंसे मारे थे और तब एरोन ने जैकरी से कहा था कि इसका वो बदला लेगा। तो उसको मारने का मोटिव भी उसके पास है। ये करीब करीब पक्का है कि वो तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि 25 साल की उसको जेल हो ही जाएगी। बहरहाल इसको थोड़ा पहले से शुरू करते हैं। सिंथिया और स्टुअर्ट दोनों एक लॉ फर्म चलाया करते थे, हस्बैंड वाइफ थे। स्टुअर्ट उस शहर में नंबर 1 के लॉयर थे और कहा तो यह भी जाता था कि अगर वो सिंथिया से शादी न करते तो सिंथिया को वकील की तरह से कभी भी कोई काम न मिलता। इसकी वजह थी कि सिंथिया अब भी उसकी वाइफ बनने के बाद भी और 2-3 केसेस हैंडल करने के बाद भी पूरी तरह से रॉ यानी कि कच्चे वकील के तौर पे जानी जाती थी, जिसको न बोलने का शऊर था, न वो एविडेंस जमा कर सकती थी, न किसी बात को कह सकती थी। स्टुअर्ट ने सिंथिया से शादी सिर्फ इसलिए की थी कि एक तो सिंथिया उनकी बहुत पुरानी दोस्त थी, उसके फादर से इनकी जान पहचान थी। सिंथिया बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और सबसे बढ़कर बात यह कि उसमें एक चुलबुलापन था, जिससे कि उनकी शादी की गर्माहट अब भी बनी हुई थी। बात बात पर हंसी मजाक करती, छेड़छाड़ करती। वो वाइफ कम और एक बिलोड यानी कि प्यार करने वाली लड़की या एक दोस्त की तरह से वो ज्यादा लगा करती थी। लेकिन कभी कभी स्टुअर्ट जब कोई बड़ा भारी केस आ जाता और सिंथिया से बात तो खैर क्या करते, सिंथिया को चुप ही करवाते कि भाई तुम बीच में नहीं बोलो, मुझे सोचने दो। तब वो कभी कभी ये सोचने लगते कि इसके बजाय अगर मैंने किसी अच्छी ऐसे लड़की से शादी की होती जो एक काबिल वकील होती तो ये जिम्मेदारी बढ़ जाया करती, मगर ऐसा नहीं था। बहरहाल फिलहाल अब वो सिंथिया को समझा रहे हैं कि आज डॉक्टर जॉनसन की एक स्पीच है। डॉक्टर जॉनसन मैरिज और डिवोर्स के बारे में बताया करते थे, तो हम जाके उनसे मिलेंगे। तो सिंथिया ने कहा उनसे मिलने की क्या जरूरत है, उनकी स्पीच को हम अटेंड क्यों करें, हमारी शादी तो ठीक ठाक ही चल रही है। उन्होंने उसको लगभग डांटते हुए कहा कि देखो, हम लोग कई बार डिवोर्स के केस को डील करते हैं, तो हमको इस बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो इस मैटर को थोड़ा सीरियसली लो। दूसरी बात है कि जब हम वहां बैठेंगे तुम नोट्स तो बनाओगी, सवाल नहीं पूछोगी, सवाल मैं पूछूंगा, सारे नोट्स मैं बनाऊंगा, और जब हम वो स्पीच अटेंड करके वापस आ जाएंगे तब तुमको जो भी पूछना होगा तुम मुझसे पूछना। मैं नहीं चाहता कि तुम बेवकूफाना सवाल वहां पूछो लोगों के सामने में और मेरी उसमें खिल्ली उड़े। भाई तुम मेरी वाइफ भी हो और इस फर्म की पार्टनर भी हो, तो हमारी फर्म की उससे बदनामी होगी। हमारी नंबर 1 की फर्म मानी जाती है, हमारे अंडर में और भी वकील काम करते हैं, ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। सिंथिया ने सारी बातों को नोट कर लिया, मतलब सुन लिया, और फिर वो डॉक्टर जॉनसन की स्पीच सुनने के लिए गए। डॉक्टर जॉनसन ने कहा कि देखिए साहब, हमारी कैनेडियन सोसाइटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अब धीरे धीरे करके हमारे फैमिली का स्ट्रक्चर टूट रहा है, क्योंकि लोगों में तलाक बढ़ रहे हैं। सिंगल पेरेंट्स रह जाते हैं, या तो फिर फादर होते हैं जो बच्चों का अकेले ख्याल रखते हैं, या माँ होती है जो बच्चों को अकेले पालती है।
इससे काम नहीं चलेगा। आप अक्रॉस द वर्ल्ड अगर नजर डालोगे तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा कि एशियन कंट्रीज में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अगर आप डिवोर्स के मामलों को अगर छाने तो आपको पता चलेगा कि इंडिया और श्रीलंका ये दोनों एशियन देश ऐसे हैं कि जहां पर तलाक के नंबर सबसे कम है। लेकिन कहा यह जाता है कि भाई वहां तो गांव में तलाक होते ही नहीं, और इन सारे देशों में तो गांव बहुत सारे हैं, शहरों में तो तलाक वहां भी बढ़ रहे हैं। लेकिन चूंकि गांव में नंबर बहुत ज्यादा होते हैं मैरिजेस के, तो वो जो तलाक का मैटर है वो दब जाता है। और साथ साथ लोग ये भी कह देते हैं कि भाई वो तो ईस्टर्न कंट्रीज है, वहां तो वाइफ जो होती है वो एक लोअर लेवल के स्टेटस को रखती है, तलाक लेके जाएगी कहाँ, काम ही नहीं करती, कमाती ही नहीं, तो अपने आप को संभाले कैसे। तो हस्बैंड की हर बात को सहन कर लेती है। उन्होंने कहा ये एकदम बकवास है, इसमें कल्चर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईस्टर्न वेस्टर्न की बात भी नहीं है। अगर हम इंडिया और श्रीलंका के बारे में ये कहते हैं कि वहां तलाक के नंबर सबसे कम है, तो उसी एशियन कंट्री में चाइना, कजाकिस्तान, मालदीव्स में तलाक के नंबर सबसे वर्ल्ड वाइड ऊंचे भी है। तो देखिए ये कल्चर, रिलीजियन, इन सब की बात नहीं है। दरअसल बात ऐसी है कि हमारा जो रिलीजियन है कनाडा में ऑफिशियल, इसमें यह कहा गया है कि हमको जो गॉड है उसकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए मैरिज में, और गॉड का ये ऑर्डर है, गॉड ने ये कहा है कि एक सक्सेसफुल शादी को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए हस्बैंड का सुपेरियर होना, सुपेरियर पोजीशन पे होना जरूरी होता है। अगर हस्बैंड वाइफ बराबरी के हो तो उनमें नोकझोंक होती है, बात बढ़ जाती है। अब अगर हस्बैंड सुपेरियर न भी हो तो कम से कम उसको इस बात का इल्यूजन, यानी कि भ्रम, गलत फहमी हो कि वो सुपेरियर है, और इससे घर चलता रहता है। उन्होंने साथ साथ ये भी जोड़ दिया उसमें कि देखिए अभी अगर हम इंडिया, श्रीलंका या ऐसे देशों की बात करते हैं जहां पे तलाक के नंबर्स कम है और जहां पर कि सिंगल अर्नर है, मतलब सिर्फ हस्बैंड कमाता है, वाइफ घर में रहती है, तो होता क्या है कि वाइफ हस्बैंड को ये यकीन दिला देती कि साहब आप बॉस हो, जो भी कहोगे माना जाएगा, उसके हाँ में हाँ मिलाती है। बेचारा कोलू के बैल के तरह से दिन भर काम करता रहता है। वाइफ घर के अंदर जो भी चीजें उनका इस्तेमाल करती है, दोस्तों से बातें करती है, टीवी देखती है, और जब जब हस्बैंड घर पे आए तो उसको यकीन दिलाते थी कि साहब बॉस तो आप हो, आप जो कहोगे वही होगा। देखो वहां शादियां कैसे चलती है। अब जब ये वो कह रहे थे तो सिंथिया ने सवाल पूछने के लिए अपने हाथ को उठाया ही था कि स्टुअर्ट ने देख लिया। स्टुअर्ट ने उसको आंखों से डपटा और हॉल के बाहर जाने के लिए कहा। अब सिंथिया तो खैर वो स्टुअर्ट की सारी बातों को माने, तो वहां से वो चुपचाप चली आई। मगर सिंथिया जो सवाल पूछना चाहती थी उसका ताल्लुक कुछ 2-3 साल पहले जो इंसिडेंट हुए थे उससे था। सिंथिया के फादर, जिनका नाम की बेंजामिन था, ये बहुत पहले से ही स्टुअर्ट के फादर को जानते थे। स्टुअर्ट के फादर की बाद में डेथ हो गई थी, तब भी स्टुअर्ट का उनके घर में जाना ना, तभी लड़की खूबसूरत है, उनकी दोस्त भी है, मिलने को जाते आते रहते थे। बेंजामिन के एक और दोस्त हुआ करते थे डॉल्किन, जो कि उस शहर के माने हुए एक रेपुटेड इंसान थे। कभी वो बैरिस्टर की पोजीशन पे भी रहे थे, कुछ जज मजिस्ट्रेट भी रहे थे, लॉ से उनका बड़ा क्लोज कनेक्शन था। लेकिन डॉल्किन अब रिटायर्ड हो गए थे। होता ऐसा था कि डॉल्किन और बेंजामिन बहुत बार साथ में चेस खेलते हुए बैठे रहते। दोनों की उम्र काफी होने आई थी। एक दिन कुछ यूं हुआ कि बेंजामिन ने डॉल्किन से कुछ पैसे लिए, और वहां पर विटनेस की तरफ से स्टुअर्ट बैठे हुए थे। अब एक तो दोनों दोस्त थे, डॉल्किन बेंजामिन पे भरोसा भी करते थे, तो उन्होंने कभी कोई ऐसे कोई इसका पेपर्स नहीं बनाए, कोई उन्होंने लिख कर उसको नहीं दिया। भाई आखिर में स्टुअर्ट वहां बैठे हुए थे। लेकिन आगे चल के कुछ ये हुआ कि अपनी उम्र के वजह से बेंजामिन उस बात को भूल गए। थोड़ी गलती डॉल्किन की भी थी, डॉल्किन ने थोड़ा बदतमीजी से उनको याद दिलाने की कोशिश की। बेंजामिन को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा ठीक है आप कोर्ट चले जाइए। डॉल्किन कोर्ट गए, और साथ साथ उन्होंने ये किया कि उसमें विटनेस के तौर पर स्टुअर्ट का नाम डाला। अब बेंजामिन ये बात तो जानते थे कि स्टुअर्ट उनके बेटे से शादी करना चाहते हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है कि उनके खिलाफ तो गवाही देंगे भी नहीं। शायद ऐसा हो भी जाता। मुश्किल ये थी कि स्टुअर्ट अब अपने लॉ की एग्जाम पास कर चुके थे, अब वो प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे थे, और एक ऐसे बैरिस्टर से जिसका बड़ा नाम है, जिसकी शहर में पहुंच है, उसके सामने में एक झूठी बात पर झूठी गवाही दें, उनकी प्रैक्टिस तो शुरू होने के पहले ही डूब जाए। तो उन्होंने पहले तो समझाने की कोशिश की, लेकिन अब वो तो बेंजामिन अड़ियल थे, वो नहीं माने। तो उन्होंने कोर्ट में कहा कि देखिए साहब, बेंजामिन मेरे फादर की तरह से, इनके बेटी से मैं प्यार भी करता हूँ, शादी भी करने जा रहा हूँ, ये सारी बातें अपनी जगह सही है, लेकिन डॉल्किन जो कह रहे ये सारी बातें सामने में मेरे हुई है। अगर डॉल्किन साहब जितना पैसा कहा गया है उतना पैसा लेकर इस मामले को यहीं खत्म कर देते हैं, तो इस बात को
मैं पूरी तरह से सपोर्ट करता हूं, क्योंकि बात इसी तरह की कुछ हुई थी। तो मैं ये नहीं चाहता कि बेंजामिन साहब को किस तरह से सजा हो, और डॉल्किन साहब भी इस बात को इस तरह से कह रहे हैं। बहरहाल वो मामला किस तरह से निपट गया, पैसों की तो तंगी थी नहीं, बेंजामिन ने पैसे तो दे दिए, लेकिन इससे उनकी शहर भर में बड़ी बदनामी हुई। डॉल्किन से दोस्ती टूटी वो अलग। अब वो ऐसे जाहिरी तौर पर तो स्टुअर्ट से कुछ कह नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने आगे चलकर यह किया कि अपने बेटी को उससे दूरी बनाए रखने के लिए कहा। अब मुश्किल ये थी कि सिंथिया अपने फादर को प्यार करे, भाई उसकी माँ की मौत बहुत पहले हो गई थी, फादर ने दूसरी शादी की नहीं थी, जो कि आमतौर पर कनाडा में हो जाया करती है। बेटी को प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था, तो बेटी बाप से ऐसे कैसे अलग हो जाए। तो खैर वो अब छिप छिपा कर इनसे स्टुअर्ट से मिला करती, उनसे कह दिया था कि फादर के सामने नहीं आओ, थोड़ा वक्त लगेगा, इनको मैं मना लूंगी, समझा लूंगी, मामला निपट जाएगा। ऐसा हुआ नहीं। सिंथिया किसी तरह से एग्जाम को पास करके बाहर निकली, वो भी ऐसे निकली कि लॉ के एग्जाम में उसको पूरी तरह से स्टुअर्ट ने ही हेल्प की थी, ना वो हेल्प करते ना वो वहां से निकल कर आती। तो बहरहाल वो किसी तरह से एग्जाम पास करके निकल कर आई, और ऐसे में ही ये केस हो गया एरॉन का। अब एरॉन के फादर ये बेंजामिन के दोस्त भी थे। अब बेंजामिन को अब उनकी उम्र ज्यादा हो गई थी, तो थोड़ा सा बड़ाई मारने की आदत थी। दूसरा ये कि एरॉन के फादर गरीब भी थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि दूसरा वकील करते, और केस इस तरह से फंस गया था कि दरअसल हुआ यूं था कि एरॉन यूनिवर्सिटी में जैकरी के साथ ही पढ़ा करता। उस दिन कुछ वो इवेंट वगैरह चल रहा था, वहां बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, किसी लड़की को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया, एरॉन और जैकरी में। जो झगड़े को कई लोगों ने देखा। अब जैसा होता है कि स्ट्रीट फाइट होती है, कि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ कैंपस में तो कुछ नहीं करते, वहाँ करेंगे तो वो तो वहाँ की सिक्योरिटी आएगी, पुलिस आएगी, मुश्किल हो जाएगी। तो उसने इसको चैलेंज किया, बाहर लेकर गया, सड़क पर गए, कुछ ऐसा ग्रुप बना, बच्चों का एक, बच्चे तो नहीं थे, 21 साल के लड़के ही थे, तो उनका एक ऐसे घेरा बना और दोनों में लड़ाई हुई। अब जैकरी थोड़ा सा स्ट्रांग था, उसने एरॉन की पिटाई कर दी। एरॉन ने उस वक्त तो मार खा ली, जिस लड़की के लिए झगड़ा हुआ था वो लड़की वहां विटनेस थी, उसका एरॉन को और ज्यादा बुरा लगा। एरॉन ने कहा ठीक है, मैं इसका बदला तुमसे कभी ना कभी लूंगा। और उसके बाद कुछ यूं हुआ कि जैकरी कुछ हफ्ते भर के बाद ही वो सारे ग्रुप के साथ ही अपने ग्रुप के साथ, जिसमें वो लड़की भी थी, पास में एक बीच था, उसके पिकनिक स्पॉट पे गया, वहां वो थोड़ा सर्फिंग वर्फिंग उसने की, यहाँ वहां वो घूमता रहा। और फिर वो दोस्तों से थोड़ा दूरी पर, शायद वो शराब वराब पीने के चक्कर में, क्योंकि बीच पे तो शराब अलाउड नहीं रहती, वहां पुलिस वगैरह होती है, तो कुछ अकेले में जाकर वो ऐसे कुछ करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बाद में उसकी बोतल तो टूटी हुई पाई गई, वो मरा हुआ भी पाया गया। उसका सर वहां की एक रॉक यानी कि चट्टान से टकराया हुआ था, सर फट गया था, वो मरा हुआ पाया गया था। उससे बढ़कर मुश्किल ये हुई कि कुछ लोगों ने एरॉन जैसे एक लड़के को वहां से भागते हुए जाते हुए देखा था। अब दूर से देखा तो पहचाना कैसे, तो जैसे कि बताया जा चुका है, एरॉन तो कुछ ऐसे बहुत ज्यादा अमीर था नहीं, तो उसके पास कुछ गिने चुने ही कपड़े थे। उसकी एक जैकेट थी जो उसको किसी ने गिफ्ट में दी हुई थी, उसके किसी रिलेटिव ने, जो कभी यूरोप वगैरह कहीं से गए थे। अपने आप में वो यूनिक जैकेट थी, लाल रंग की जैकेट थी, उस पर जैसे व्हाइट लाइंस थे, तो वो उसी के पास थी। तो उस जैकेट से उन्होंने उसको पहचान लिया था। पुलिस में गवाही दी गई कि ऐसे ऐसे कुछ हुआ था। पुलिस घर पे पहुंची, एरॉन साहब घर में ही अपने कमरे में गुमसुम बैठे हुए मिल गए, पुलिस ने इनको पकड़ लिया। अब एरॉन अपने बेगुनाही का सबूत दे नहीं पाया, जैसे कि शुरू में बताया जा चुका है कि क्या क्या हुआ, डिसोसिएटिव एमनेशिया था, अपनी बात को बता नहीं पाया। तो वो सारे मामले को उस तरह से रख दिया गया। अब ये तय था कि वो जेल जाएगा, 25 साल के लिए जाएगा। एक लड़का जो 21 साल का है 25 साल के लिए जेल जाए, पूरी जिंदगी उसकी खराब हो जाएगी। एक तो ये बात थी, और दूसरी बात यह थी कि उसके फादर चाहकर भी कोई अच्छा सा बड़ा सा वकील कर नहीं सकते थे। लेकिन सिंथिया के फादर बेंजामिन ने बोस्टिंग यानी कि बड़ाई करते हुए उनको ये भरोसा दिलवा दिया कि सिंथिया तो साहब टॉप की लॉयर, और क्या वो निकल कर आई है एग्जाम पास करके, और आपके बेटे को तो छुड़ा ही लेगी। तो एक केस सिंथिया के पास आ गया, उसके नाम से रजिस्टर्ड कर दिया गया। लेकिन अब यहां पर बहुत सारी परेशानी एक साथ इकट्ठे हो गई, क्योंकि सिंथिया भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि वो चाहकर भी इस केस को तो लड़ नहीं सकती है। क्योंकि पहली बात तो ये थी कि वो एग्जाम ही पास नहीं करती, अगर उसको स्टुअर्ट ने हेल्प नहीं की होती तो। दूसरा, जो एविडेंसेस जमा करने होते हैं, सबूत जमा करने होते हैं, उनको एग्जामिन करना होता है, इस सब की काबिलियत उसमें बिल्कुल नहीं थी। और तीसरी बात यह कि कोर्ट के अंदर जाकर आर्ग्यूमेंट करना यह भी उसके बस का काम नहीं था। तो जब आप ये तीनों ही काम नहीं कर सकते तो आप केस कैसे लड़ोगे। और ऊपर से गड़बड़ी ये हुई कि सिंथिया के फादर बेंजामिन ने सिंथिया के सामने ये शर्त रख दी। उन्होंने कहा
या तो तुम एरॉन को छुड़ाकर लाओगी, उसको बेगुनाह साबित करोगी, तभी तुम्हारी शादी स्टुअर्ट से हो पाएगी। और अगर तुम ये दोनों में से कोई भी एक काम नहीं करती हो, या तो एरॉन को तुम बेगुनाह साबित नहीं कर पाती हो, या तुम स्टुअर्ट से फिर भी शादी कर लेती हो, तो तुमने इसके बाद मेरा मुंह नहीं देखना है। मेरे घर में तुमको कभी एंट्री नहीं मिलेगी। मैं अकेले मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे सामने मैं कभी नहीं आऊंगा। अब ये बड़ी मुश्किल हो गई। वो गई, जाके उसने उनसे बात की स्टुअर्ट से कि भाई इस तरह का मैटर हो गया है, तो अब मैं क्या करूं। तो स्टुअर्ट ने कहा कि अगर उसने इस तरह से कत्ल किया है, सजा तो उसको होगी। उसने कहा कि कत्ल उसने नहीं किया है। उसकी वजह यह है कि उस दिन वो मेरे पास आया हुआ था। अब ये तो आपको भी पता है कि मेरी इंग्लिश का थोड़ा प्रॉब्लम है। अब जो मेरी मदर टंग है स्पेनिश, जब तक मैं वो न पढ़ लूँ इंग्लिश समझ नहीं पाती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुमने लॉ के एग्ज़ाम कैसे पास किए अंग्रेज़ी में, तो ये तो जाहिर सी बात है। तो उसने कहा कि बस वही बात थी। वो मेरे पास बैठ के मुझे कुछ पेपर्स का ट्रांसलेशन करके बता रहा था, मैं लिखती जा रही थी। ये हो ही नहीं सकता था कि ये उस वक्त में वहाँ होता। वो तो मेरे साथ में काम कर रहा था। अब उसके बाद में ये हुआ कि वो थक गया, घर गया, पुलिस ने पकड़ लिया। इस बात को बता इसलिए नहीं पाया क्योंकि उसको डिसएसोसिएटिव एमनेशिया है। कुछ कुछ चीज़ें ब्लैकआउट हो जाती है। वही वो दिमाग का काम था, कर रहा था, भूल गया, नहीं बता पाया। अब मैं सोचती हूँ कि मैं इस बात को बता दूं कोर्ट में, तो उन्होंने उसको घूर कर देगा। उसने कहा कि तुमने लॉ की एग्जाम मेरी मदद से पास की, क्या पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की। तो उसने कहा कि इसका क्या मतलब। उसने कहा तुम बेवकूफ हो, बात समझ नहीं पा रही हो। अरे ये मामला जो है ये परजुरी वर्सेस प्रोफेशनल इम्यूनिटी का बनता है। उन्होंने समझा के बताया कि देखो ये ऐसे है, एक वकील को अगर ये पता है कि जिसका वो डिफेंस कर रहा है, जिसको बचाने की कोशिश कर रहा है, उसने वाकई गलती की है, लेकिन उसको छिपाकर उसको बचाने की तब भी कोशिश करता है, तो ये तो प्रोफेशनल इम्यूनिटी का केस हो गया। इसके लिए वकील को सजा नहीं होगी। लेकिन अगर वही वकील गवाही दे दे कि भाई वो तो मेरे साथ था, उसने तो ये काम किया ही नहीं था, तो ये हो जाता है परजुरी, कसम खा के झूठ बोलना। तो उसने कहा मैं झूठ तो नहीं कह रही हूं। उसने कहा झूठ नहीं कह रही हो, तुमने वकील की तरह से अपने आप को उसके लिए रजिस्टर्ड कर लिया है। अब तुम ये गवाही नहीं दे सकती हो, ये गवाही किसी और को देनी होगी। तो उसने कहा वहां तो कोई और था ही नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर वहां कोई नहीं था और ये मामला इस तरह का है तो इसको हल तो करना ही पड़ेगा। तो उसने कहा सिंथिया ने कि एक काम और भी हो सकता है ना, मेरे फादर ने तो कहा है कि ये केस मैं लड़ूंगी, अब मैं इसमें से बाहर हो जाती हूँ तो मामला ही खत्म हो जाएगा। उसने कहा कैसे बाहर हो जाओगी, मीडिया ने इस बात को इतना फैला दिया है, तुम्हारा नाम वहां पर ऑलरेडी आ चुका है, तुम्हारी शादी मेरे साथ होने जा रही है, मेरी ये फर्म चलती है, तुम मेरी फर्म में भी काम करोगी, मेरी फर्म तो चलने के पहले ही बंद हो जाएगी। किसके वकील बेईमान है, इस तरह से काम करते हैं, केस लेते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। ये नहीं किया जा सकता, केस तो लड़ना ही पड़ेगा। तो सिंथिया ने कहा कि भाई तुम ही तो कह रहे हो कि इस तरह से कुछ नहीं हो सकता है, तो केस लड़ेंगे कैसे, जबकि जैकरी के फादर जो है वो तो सिटिंग एमपी भी है, उनकी तो बहुत ऊपर तक के पहुंच है। तो उन्होंने कहा कि देखो अगर वो मरा है जैकरी, तो जाहिर सी बात है किसी ने उसको मारा या मरवाया होगा, तो इसके लिए हमको इसके बैकग्राउंड को ढूंढना पड़ेगा। अब उन्होंने ढूंढना शुरू किया। तो जैकरी के फादर एल्बर्ट ये एक सिटिंग एमपी थे, उस वक्त वो पावर में थे। तकरीबन साल भर पहले कुछ ऐसे हुआ था कि मार्कोनी नाम के एक और पॉलिटिशियन से उनकी काफी बहस हुई थी। खैर उन्होंने मार्कोनी को हरा दिया था, वो तो एक बात थी, लेकिन मार्कोनी को उन्होंने इतना नीचा दिखाया कि मार्कोनी को, ये जो टोरंटो शहर की बात चल रही थी, तो ये छोड़कर उनको जाना पड़ा क्यूबेक में। अब वो कहीं क्यूबेक सिटी के अंदर में कहीं कुछ पॉलिटिशियन की तरह से वो काम कर रहे थे, और शायद वो वहां पर कुछ एमपी वगैरह भी बनकर आ गए थे, लेकिन यहां से छोड़ के उनको जाना ही पड़ा था। तो जाहिर सी बात थी कि उन तब जाते वक्त उन्होंने कहा था कि तुमने मेरा प्यारा शहर, प्यारी सी चीज मुझसे छीन ली है, मौका मिलेगा तो मैं भी कभी तुम्हारी प्यारी चीज छीन लूंगा। और देखो उसने से बेटे को छीन लिया, 1 साल तक के वेट किया, पॉलिटिशियन है, समझता है, इसको मरवा दिया। तो उसने कहा इसका प्रूफ कहां से आएगा। तो उन्होंने कहा कि देखो हम दोनों जाके मार्कोनी से मिलते हैं, उसकी बातों को हम रिकॉर्ड करते हैं। भाई पॉलिटिशियन है, मिलने से मना तो नहीं कर पाएगा, हम उससे पूछेंगे और उसको बातों में हम कैच करके फंसाएंगे। कोशिश ये करना कि तुम अपना मुंह बंद रखना, मुझे बोलने देना, मैं सारी बातें पूछूंगा। सिंथिया ने हाँ कह दिया। तब चूंकि केस सिंथिया ने ही लिया था तो सिंथिया के साथ में जाना जरूरी था, क्योंकि जहां भी जाएंगे मीडिया तो उनको फॉलो ही करेगा। बहरहाल ये जाके मार्कोनी से मिलने का, मीडिया ने इस बात को छापना भी शुरू कर दिया कि साहब सिंथिया ने एक और बेवकूफों जैसी मुंह ली है और ये जा रही है मार्कोनी का पूछताछ करने, मार्कोनी थोड़ी इनको बता देगा। खैर वो मार्कोनी से मिले, बंद कमरे में बातचीत हुई, सारी बातें बताई। तो मार्कोनी ने
पूरी बात तो सुन ली। उन्होंने कहा कि अगर आपको ये शक है कि ये काम मैंने किया है तो मैं आपकी गलतफहमी दूर किए देता हूं। उन्होंने कहा देखो भाई, मैं हूं प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव का कैंडिडेट, मतलब एक दूसरी पार्टी का कैंडिडेट, जबकि अल्बर्ट यानी कि जैकरी के फादर ये थे लिबरल के कैंडिडेट। हमारे में कई बार काटछाट हुआ करती थी, लेकिन एक दिन वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे समझा के कहा, कुछ पार्टी के लोग भी थे, अंदरूनी बातचीत हमारी हुई तो उन्होंने समझा के कहा कि देखो हम एक दूसरे के वोट काटते हैं, भाई तुम हो फ्रेंच स्पीकर, फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले, टोरंटो में फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले कितने हैं, इलेक्शन तो तुम वैसे भी हारोगे, हाँ तुम मेरे वोट काट लोगे कंजर्वेटिव होने की वजह से, कंजर्वेटिव पार्टी के कैंडिडेट होने की वजह से, और इस चक्कर में ये होगा कि तीसरा कैंडिडेट जो कि एनडीपी का होगा, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का, वो चुनकर आ जाएगा, तो बेटर है हम समझौता कर लेते हैं। मैं यहां से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता हूं, मेरा जो रसूख है क्यूबेक सिटी में, फ्रेंच स्पीकर एरिया में, वो मैं तुमको दिलवा देता हूं, तुमको हम सेटअप करवा देंगे, वहां तुम जाओगे, इलेक्शन लड़ोगे, चुनकर भी आ जाओगे। भाई तुमको चुनकर आने से ही मतलब है, तुमको इससे क्या मतलब है कि तुम यहां रहते हो या वहां रहते हो, तो वहां चले जाओगे, एमपी बन के आ जाओगे, तुम वहां रहोगे, मैं यहां रहूंगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन इस बात को पब्लिकली जाहिर नहीं करना है, क्योंकि हमारी पार्टी आर्क राइवल है, बहुत पहले से एक दूसरे के दुश्मन है, बात खुल जाएगी तो आगे हमारी बात बन नहीं पाएगी। तो इस बात को मैं मान गया था। अब मेरी वाइफ वैसे भी यहां पर आना चाहती थी। अब भाई कहते हैं ना कि हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, तो सारी बातें पूरी हो रही थी कि मेरी वाइफ भी यहाँ आने के बाद खुश, मेरे अपने रिलेटिव्स यहाँ पर, और इसके अलावा मेरी पार्टी के लोगों को मैं चुनकर आने वाला कैंडिडेट एश्योर्ड हो गया, तो उन्होंने भी इस बात पर एतराज नहीं किया। अब जब मैं यहाँ चुनकर आ गया और सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है, तो मैं क्यों करके अल्बर्ट से इस तरह का झगड़ा मोल लेता, बल्कि होता तो उल्टा है कि हम दूसरे को अंदर ही अंदर से एक दूसरे को नोट्स पास करते हैं, भले ऊपर से हम एक दूसरे को दुश्मन दिखाई पड़े, ऐसा मामला नहीं है। खैर वो बात उन्होंने सुन ली, चेक किया कुछ पॉलिटिकल हलकों में, कुछ लोगों से बातचीत की, पता चला कि मार्को ने जो कह रहा था वो तो सही ही कह रहा था। खैर इन्होंने और चीजों को ढूंढना शुरू किया। फिर सिंथिया तो क्या ढूंढ पाती, जो भी काम था वो स्टुअर्ड ही कर रहे थे। तो उनको गिलबर्ट नाम के एक इंडस्ट्रियलिस्ट का पता चला जो अल्बर्ट को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन बाद में आगे चल के यह हुआ कि उन्होंने अल्बर्ट को सपोर्ट करना बंद कर दिया, पब्लिकली दोनों का झगड़ा हुआ। अल्बर्ट ने कुछ ऐसी सिचुएशन बना दी कि गिलबर्ट को वो शहर छोड़कर नॉर्दर्न रिजर्व पे, जहां पे लेक्स वगैरह है, वहां जाके उसको रहना पड़ा। अब भी अपने वाइफ के साथ वो वहीं पे रहता है, वहां कुछ वो काम वाम करता है। उसने भी जाते वक्त इसको धमकी दी थी अल्बर्ट को कि तुमको भी मैं ऐसे कोई चोट पहुंचाऊंगा, तुम हमेशा उसको याद रखोगे। हो सकता है कि साल भर के बाद उसने भी, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट के तो अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होते हैं, किसी की मदद लेकर इसको इस तरह से चोट पहुंचाई होगी उससे मिलते जाकर। तो खैर वो वहां जाकर उससे मिलने को गए। तो सिंथिया ने फिर बीच में सजेस्ट भी किया कि ऐसे करते ना कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर लेते हैं, वो इससे पूछताछ करेगा। उन्होंने कहा इतना बड़ा वक्त हमारे पास में नहीं है। दूसरी बात यह कि प्राइवेट डिटेक्टिव को क्यों बताएगा, हम उससे बात करते हैं, उसमें कहाँ उसकी गलती मिलती है उसको मैं पकड़ूंगा, तो वहां भी अपना मुंह बंद करके चुप रहना। खैर सिंथिया चुप रही। वहां पर वो गए, उन्होंने बातचीत की, मीडिया फिर से लग गया इनके पीछे कि भाई सिंथिया इस तरह से जा रही है, तो एक जगह तो मार्कोनी के मामले में उसको सक्सेस नहीं मिली, तो अब वो इससे बात करने जा रही है। बहरहाल सिंथिया गिलबर्ट के पास पहुंची, स्टुअर्ट के साथ बातचीत की, तो गिलबर्ट उसको सुनकर हंसे। उन्होंने कहा कि देखो पूरी बात का तुम्हें पता नहीं है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि अब मैं तुम पे इस बात का भरोसा कर रहा हूं कि मुझे अपने बेगुनाही का सबूत तुमको देना है और तुम ये बात जग जाहिर नहीं करोगे, इस शर्त पे मैं तुमको बता रहा हूं। स्टुअर्ट ने कहा कि ठीक है साहब, हमारा पॉलिटिक्स में क्या इंटरेस्ट है, हम तो अपना काम देख रहे हैं, आप बता दीजिए, हम सुन लेंगे। उन्होंने कहा कि देखो मैं उसको फंडिंग करता था, लेकिन अल्बर्ट ने एक दिन मुझसे कहा कि भाई तुम मुझे फंडिंग करते हो, तुम्हारी जो पार्टी है पीसी यानी कि प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव, वो इस पे कभी ना कभी तो ऑब्जेक्शन लेगी ही, क्योंकि हम फंडिंग तुम मुझे अंदर से करते हो, छुपा के करते हो, बात तो खुल जाएगी, तब क्या करेंगे। तो देखो ऐसे करते हैं, तुम वैसे मुझे पैसे इसलिए देते हो ना कि तुमको कोई ना कोई मैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बड़ा वाला दिलवा दूं। अब देखो नॉर्दर्न रिजर्व पे जो लेक्स है उसके ऊपर में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है। अब हमारी पार्टी एनवायरमेंट के बारे में इतना जोर शोर से बात नहीं उठाती है, मगर तुम्हारी कंजर्वेटिव पार्टी तो शोर मचाती है। अब मैं सिटिंग एमपी हूं, तो मेरे पार्टी के बहुत से लोग चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल जाए, एक को दूं तो दूसरा नाराज हो जाए, एक तीर से दो शिकार होंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट तुमको दूंगा, वो सारे लोग चुप हो जाएंगे। दूसरा, मैं अपने पार्टी को इस बात का भरोसा दिलवा दूंगा कि भाई उसकी पार्टी जो है वो इस मैटर को उठाती है, तो हम लोग एक तरह से इलेक्शन में पास में आने वाला है, इस बात को प्रोजेक्ट करेंगे कि हम सारी पार्टीज के लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं, तो इससे हमको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा।
और इस तरह से उसने मुझे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिए, वहां से मैं लौट के आ गया, अंदर से मैं उसकी अब भी हेल्प करता हूँ। दूसरी बात यह है कि मेरी वाइफ जो है वो यहाँ बहुत पहले से आना चाहती थी, क्योंकि यहाँ का मौसम, यहाँ का एनवायरमेंट, ये सारा कुछ उसको बड़ा सूट करता है। तो एक तो वो खुश भी हो गई, मेरी फैमिली भी ठीक से चलने लग गई, और ये मैटर भी इस तरह से निपट गया। तो आप चाहो तो इसकी पूछताछ कर लो। खैर उन्होंने जांच पड़ताल की, पता चला कि जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। गिलबर्ट मामला ऐसा ही था। लौटते वक्त उसने फिर चुटकी ली। सिंथिया ने स्टुअर्ट से कहा कि देखो साहब, सभी लोग कहते हैं कि वाइफ को खुश रखो, जिंदगी अच्छी बीतती है, तुम तो शादी के पहले मुझसे झगड़ा करते हो। उसने कहा ये बकवास करने का वक्त नहीं है, दो चीजें हाथ से निकल गई, अब हमको पास में ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी कुछ चीज है जो हमारे आंखों से छिपी हुई है, पता लगाते हैं। तो उन्होंने ये किया कि अल्बर्ट यानी कि जैकरी के फादर का पर्सनल बैकग्राउंड चेक किया। पता चला कि उनकी पहली वाइफ की डेथ तो पहले हो चुकी थी, जिसका बेटा जैकरी था। दूसरी वाइफ थी मिरांडा, जो वाइफ कम थी, मॉडल ज्यादा थी, किसी पॉलिटिकल वजह से उन्होंने शादी कर ली थी कि उसका पैसा, उसका जो इन्फ्लुएंस है उसके फादर का इनके काम में आए। वो उस तरह की नहीं थी, इनके लिए मुसीबतें खड़ी करते रहती थी। एक तो वो बात थी। दूसरी बात ये कि अल्बर्ट इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि किसी फीमेल को पॉलिटिक्स में सपोर्ट करने से आप एक लिमिटेड लेवल तक ही जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कनाडा में एमपी की पोजीशन पर बहुत बार आपको दिखाई पड़ती है फीमेल्स। प्रीमियर यानी कि जो चीफ मिनिस्टर होता है उस पोजीशन पे भी दिखती है, लेकिन आज तक के कनाडा में कोई भी प्राइम मिनिस्टर फीमेल नहीं बनी है। अब अगर आगे चलकर इतना लंबा गोल रखना है तो फीमेल को सपोर्ट करने से तो नहीं होगा। तो अपने बेटे जैकरी को वो सपोर्ट कर रहे थे। अब अगर वो जैकरी को सपोर्ट कर रहे हैं और मिरांडा पीछे रहती है और जो इस तरह की उटपटांग हरकतें करती रहती है, बेवकूफी, हो सकता है उसने जैकरी को साफ करवाने का डिसीजन ले लिया होगा, मरवा दिया होगा। इससे बात करते हैं तो उस पर सिंथिया ने कहा वो फीमेल है, तुम बात नहीं कर पाओगे, मैं पूछूंगी। उन्होंने कहा तुम अपना मुंह बंदी रखना, तुम बोलोगी सारी बातें खुल जाएगी, मैं तरीके से उससे पूछूंगा, साथ में तुम रहो क्योंकि इस केस की इंचार्ज तुम हो, लेकिन बात बिल्कुल नहीं करनी है। खैर सिंथिया चुप रह गई। वहां पर वो गए। जाने के बाद में उन्होंने उससे पूछा तो मिरांडा बड़े जोर से हंसी। वो गई, एक फाइल लेकर आई। उसने कहा जैकरी ने 21 साल की उम्र तक के काफी गुल खिलाए थे, ड्रग्स लेता था, शराब पीता था, लड़कियों से चक्कर था, कई लोगों से झगड़ा किया था। एरॉन से झगड़ा भी इसी तरह से किया था। उसके फादर को सिटिंग एमपी नहीं होते, उसके अगेंस्ट बहुत सारे केस दर्ज होते। उसको मारने की जरूरत क्या थी? ये फाइल मेरे पास थी, मैं मौके की तलाश में थी। आगे चलकर जब भी कभी बात ऊंची बढ़ जाती, उसका नाम डिक्लेयर होता, ये फाइल मैं सामने में कर देती, उसका नाम हट जाता, फैमिली से किसी का नाम डालना जरूरी होता तो मेरा नाम ही डालना पड़ता, जैकरी तो साफ ही हो जाता रास्ते से। ये सब करने की मुझे क्या जरूरत थी? और साथ साथ उसने कहा कि देखो ये बात अभी किसी को बताना नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी पे भरोसा करके मैंने तुमको बताया है, वरना तुम मेरे पीछे लगे रहोगे, मैं और काम नहीं कर पाऊंगी, इसी चक्कर में पड़ी रहूंगी। तो जो डिटेक्टिव वगैरह तुमने कुछ हायर कर रखे होंगे उनको मेरे पीछे से हटा लेना, इस मामले में कुछ नहीं रखा हुआ है। बहरहाल उन्होंने पूछताछ की तो पता चला कि वो तो सही कह रही थी, इस तरह का मैटर था। अब मामला इस तरह से हाथ से निकल गया था। अगली डेट पास में आने वाली थी तो सिंथिया ने कहा कि देखिए कुछ ऐसी बातें भी हो सकती जो हमको पता नहीं होगी, तो हम सही में प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करते हैं। तो उस पर स्टुअर्ट ने चिढ़कर कहा कैसे हायर करते हैं? अब उस डेट को हफ्ता भर भी नहीं बचा है, अगर हम वहां पर सही ढंग से नहीं पहुंचते, एविडेंसेस नहीं देते, तो जो जज होगा वो तो इसको जेल ही भेज देगा, तुम्हारी मेरी बदनामी होगी, तुमसे ज्यादा मेरी बदनामी होगी, तुम्हारा तो कोई केस भी नहीं है, तुम कहीं लाइट में भी नहीं हो, लेकिन मेरे तो प्रैक्टिस ठप हो जाएगी, ऐसे नहीं कर सकते। उन्होंने थोड़ा सोचा, उन्होंने कहा कि देखो ऐसे करते हैं कि जब हम कोई एविडेंस इस तरह का ढूंढ नहीं सकते तो उसका एक बेस ढूंढने की जरूरत पड़ती है, उसको ढूंढ के ले आते हैं। तो उन्होंने कहा तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी पहचान है एरोन के फादर से वगैरह, हम उसके घर की तलाशी लेते। अब एरोन तो खैर उस वक्त तो पुलिस कस्टडी में ही था, फादर ही घर में अकेले थे, गरीब से थे बेचारे। ये गए, उन्होंने परमिशन दे दी, उन्होंने पूरा घर छान मारा। आखिर में एरोन के कमरे से 2 पिक्चर्स के टिकट मिले, उसको एग्जामिन किया गया। किसी हॉरर मूवी के टिकट थे और वो उसी डेट और उसी टाइमिंग के थे जबकि जैकरी की मौत हुई थी। तो अगर एरोन इस तरह से फिल्म देखने गया था तो उसको मार तो नहीं सकता था, ये तो पक्की बात हो गई, लेकिन 2 टिकट्स थे, ये क्यों? तो सिंथिया ने पूछा किसी को साथ में लेके क्यों जाएगा फिल्म देखने के लिए? वो थोड़ी देर पहले तो मेरे पास ट्रांसलेशन करने के लिए बैठा था, ये बात तो उसने की ही नहीं। तो उन्होंने उसको डपटते हुए कहा तुम बेवकूफ हो, समझती नहीं हो, उसको डिसएसोसिएटिव अमेनेशिया था, वो अकेले फिल्म को देखने जा नहीं सकता था क्योंकि हॉरर फिल्म का इंपैक्ट उस पर पड़ता, उसको साथ में किसी की जरूरत थी, किसी को वो लेकर गया था। तो सिंथिया ने कहा ठीक है मैं कह दूंगी मैं गई थी। उन्होंने कहा ये तुम नहीं कह सकती, मैं 50 बार तुमसे कह चुका हूं कि तुम उसके वकील हो। तो उन्होंने कहा तो तुम गए थे,
उसने कहा, अरे कैसे, मैं तुम्हारे साथ घूम के यहाँ सारे केसेस जमा कर रहा हूँ, मैं कैसे जाऊंगा? तो सिंथिया ने कहा, तो ऐसे करते, मेरे फादर गए थे, ये बता देंगे। तो उसने कहा, वो भी नहीं हो सकता, तुमने उसका केस लिया है, इस गवाही को सही नहीं माना जाएगा, और फिर अब तक तुम्हारे फादर ने जवाब क्यों नहीं दिया? तो उसने कहा, तो फिर अब क्या किया जाए? उसने कहा कि किसी को ढूंढना पड़ेगा, मिल जाएगा। उन्होंने थोड़ा सोचा, उसके बाद में उन्होंने रूपर्ट को बुलाया। रूपर्ट यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया को चलाया करते थे। उनका बेटा कुछ ब्रिटिश कोलंबिया में था, जहां पर कि वो प्रैक्टिस करना चाहता था, उसको एक रेफरेंस की जरूरत थी, लेकिन उसके काबिलियत पे स्टुअर्ट को ज्यादा भरोसा नहीं था, तो रेफरेंस देने में आनाकानी कर रहे थे। ये हजरत कहीं बाहर गए थे, रूपर्ट अभी अभी एक दिन पहले लौट कर आए हुए थे। हालांकि जब वो मर्डर हुआ था उस टाइम तो वो उस शहर में ही थे। तो उन्होंने रूपर्ट से कहा, देखो रूपर्ट, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, बदले में तुमको इस गवाही देनी है, वो फिल्म को देख लो जाकर, और ये गवाही दो कि तुम इस लड़के के साथ में उस फिल्म को देखने गए थे, तुम थिएटर के सामने खड़े थे, टिकट निकाल ही रहे थे कि लड़का वहां पहुंच गया, डिसएसोसिएटिव अमेनेशिया था उसको, अकेले जाने में वो डर रहा था, लेकिन फिल्म देखना चाहता था, दोनों टिकट्स के पैसे वही देने को तैयार था। तो तुमने उसका फिल्म देख ली, जब वो फिल्म देखा तो उसके बाद में डिस्टर्ब हो गया, उसके बाद में तुम उसको उसी हालत में घर छोड़कर चले आए, फिर तुम अपने रास्ते चले गए, क्योंकि उस दिन तुमको बाहर भी जाना था, तुम बाहर चले आए, ये तुम्हारा काम हो जाएगा, लड़के ने मर्डर नहीं किया है। उन्होंने सिंथिया के बारे में बताया कि उसके साथ वो बैठा हुआ था, भूल गया है, जेल जाएगा। खैर अब वो ऐसा था कि रूपर्ट का अपना भी काम हो रहा था, उन्होंने इस बात को मान लिया, वैसे के वैसे गवाही दे दी। जज जूरी ने सारी चीजों को एग्जामिन किया, भाई सीधी सी बात है, डिसोसिएटिव अमेनिया, ऊपर से हॉरर फिल्म, भूल तो जाएगा ही। उन्होंने उस बात को मान लिया, उसको रिलीज कर दिया। इस तरह से सिंथिया का वहां नाम भी हो गया, शर्त भी पूरी हो गई, शादी भी हो गई, और इस तरह से काम चल रहा है। हालांकि वो थोड़ा सा इंफीरियर पोजीशन पे है, लेकिन फिर भी वो जानती है कि स्टुअर्ट उसको प्यार तो करता ही है, तो शादी तो ठीक ठाक चल रही है। यहां तक तो ठीक था। सिंथिया जो सवाल पूछना चाहती थी जॉनसन से, जब उन्होंने ये कहा था कि हस्बैंड को इल्यूजन होना चाहिए, कम से कम इस बात की गलतफहमी होनी चाहिए कि वो सुपेरियर है, तो सिंथिया ने एग्जैक्टली वही किया था। दरअसल हुआ यूं था कि सिंथिया अपने किसी फ्रेंड के साथ उसी हॉरर फिल्म को उस वक्त देखने गई थी। हुआ यूं था कि जब वो फिल्म देखकर आई तो वहीं भागा भागा एरॉन उसके पास में आया, और एरॉन ने उससे कहा था कि वो तो गया था बीच के ऊपर में, वहां जैकरी से उसका फिर दोबारा झगड़ा हो गया, मारना नहीं चाहता था, जैकरी पिए हुए था, उसका पैर फिसला, उसका सब उस रॉक से टकरा गया, ये घबरा गया, भागकर यहां पर आ गया। उसका डिसएसोसिएटिव अमेनेशिया इतना भी बुरा नहीं था कि वो भूल जाता, लेकिन बचाना जरूरी था। तो सिंथिया ने इस तरह से वो जो सिनेमा के 2 टिकट्स उसके पास रखे थे वो उसके घर में प्लांट कर दिए, जो कि एल्बर्ट ने उसने ढूंढ निकाले, स्टुअर्ट ने, और फिर उस तरह से उस केस को उसने सॉल्व कर दिया। लेकिन सिंथिया ने इस बात को कभी भी स्टुअर्ट को नहीं बताया, क्योंकि वो डॉक्टर जॉनसन ने जैसे कहा था, हस्बैंड को गलतफहमी होनी चाहिए कि वो सुपेरियर है, और वो हमेशा सुपेरियर स्टुअर्ट बने रहे, और सिंथिया इस तरह से उनका फायदा हमेशा उठाती रही। तो ये था सारा किस्सा। आपके जो भी सवाल हो यहाँ रखे, उनके जवाब आपको देता हूं।